अरे उस पे हमला हो गया था। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो उसे रोकने की ताकत ही नहीं है। अपने झटके को कंट्रोल करते हुए वो चिल्लाई, कौन है, अपनी पहचान बताओ। इतना कहकर उसने अपनी तलवार घुमाई, जिससे तलवार की एनर्जी की एक पावरफुल लहर निकली। लेकिन वो परछाई एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधा आगे बढ़ गई। एम्प्रेस बस उस दिशा में देखती रह गई और अपने आप से बुदबुदाई, इतना स्ट्रांग, कौन है ये पावरफुल इंसान? ये दिशा तो ब्लैक सोल हॉल की तरफ जा रही है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये किंग ऑफ हेल तो नहीं, वही रहस्यमयी पावर हाउस जिसने एक ही मुक्के में ब्लड क्लाउड टावर को तबाह कर दिया था। एक ऐसी शक्ति जो 10th लेवल से भी ऊपर है। एम्प्रेस जल्दी से उसके पीछे भागी, ये जानने के लिए कि आखिर ये आदमी है कौन। दूसरी तरफ एक घाटी में कुछ लोग एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के सामने इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पल बाद एक दाढ़ी वाला आदमी जोंग यांग मिंग के साथ सर्कल के सामने प्रकट हुआ। वहां मौजूद सब लोग जल्दी से एक घुटने पर झुके और एक साथ बोले, ग्रीटिंग्स हेवनली किलर। बड़े गंभीर चेहरे के साथ हेवनली किलर ने सर हिलाया और फिर जोंग यांग मिंग को भीड़ के बीच से ले गया। इस पल जोंग यांग मिंग के अंदर इमोशंस की लहर उठ गई। क्या ये ब्लैक सोल हॉल का हेडक्वार्टर्स है? फिर भी उसके सामने के बड़े दरवाजे और आसपास की सजावट काफी नई लग रही थी। शायद 30 से 40 साल पहले ही बनी होगी। अगर उसका अंदाजा सही था तो ब्लैक सोल हॉल के बारे में कुछ तो गड़बड़ थी। जितना वो जानता था, ब्लैक सोल हॉल 40 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए था। जैसे ही दरवाजे धीरे धीरे खुले और दोनों हॉल में घुसे, जोंग यांग मिंग को हेवनली किलर ने जमीन पर जोर से धक्का दे दिया। फिर हाथ जोड़कर और एक रिस्पेक्टफुल चेहरे के साथ हेवनली किलर बोला, माय लॉर्ड, मैं ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी से जोंग यांग मिंग को ले आया हूँ। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। लगता है तुमने अर्थली किलर से काफी जल्दी काम किया, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हेवनली किलर ने आगे समझाया, माय लॉर्ड, इस आदमी की वाइफ जनरल जोंगली श्वांग ने काफ़ी तेज़ी दिखाई। वो एम्प्रेस जीरुआन के साथ शहर से बाहर इसे ढूंढने निकल गई। बदकिस्मती से उन्हें हमारे छुपे हुए शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन सर्कल्स पर शक हो गया। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया, बहुत अच्छे, काम अच्छा किया। ये थोड़ा सा बुरा दिखने वाला आदमी और कोई नहीं, ब्लैक सोल हॉल का मास्टर बैक किंग ट्यान था। जोंग यांग मिंग ने जाहिर है उसका नाम सुन रखा था और उसके मुंह से नाम निकल गया। तुम्हारे अंदर काफी शांति और हिम्मत है लॉर्ड जोंग, एक औरत ने कहा, जो ब्लैक सोल हॉल के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को लीड कर रही थी। वो मुस्कुराई, मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि क्या तुम्हारी हिम्मत ज्यादातर लोगों से ज्यादा है? जोंग यांग मिंग ने कोई डर नहीं दिखाया। लगता है इस बार मेरे बचने के चांसेस कम हैं और मैं शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। तो ठीक है, मैं तो बस एक मामूली रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ। मरने से पहले ब्लैक सोल हॉल की ऐसी शानो शौकत देखना, ये सफ़र बेकार नहीं गया। उसी पल बैकिंग ट्यान ने आखिरकार बोला, मिनिस्टर जोंग, इतने निराश क्यों हो? हम ब्लैक सोल हॉल में समझदार लोग हैं। हमने आपको यहाँ एक मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया है और कुछ नहीं, बस प्रिंस शाओ की पोजीशन मेंटेन करने में मदद करने के लिए। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप शोटियान के साथ मिलकर एम्प्रेस जीव वान की हरकतों पर नजर रखें। जोंग यांग मिंग रुक गया। एम्प्रेस पर नजर? आखिर तुम लोग प्लान क्या कर रहे हो? प्रिंस शाओ तो एक साधारण इंसान है, तुम लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए इतने चिंतित क्यों हो? बैकिंग ट्यान अपने हाथ के पीछे हंसा। हम क्या करने वाले हैं और हम लुयान के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। ये सुनकर जोंग यांग मिंग को एहसास हुआ कि ब्लैक सोल हॉल वो बाहरी ताकत नहीं थी जो लुयान के साथ मिली हुई थी। लेकिन वो एम्प्रेस पर नजर क्यों रखना चाहते थे? उस जानकारी का क्या मतलब था? उसकी चुप्पी देखकर बैकिंग ट्यान ने उसे उकसाया, तो मिनिस्टर जोंग, क्या कहते हो? मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम जानते हो, जब अच्छा मौका मिले तो उसे पहचान लेना चाहिए। मौत के लिए तैयार होने जैसा चेहरा बनाकर जोंग यांग मिंग ने अपने दांत भींचे। मैं तो एक गरीब स्कॉलर था जिसे लेट एम्परर ने पसंद किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और अभी की एम्प्रेस नाम के लिए शासक है, पर मेरी भतीजी है जिसे मैंने बचपन से बड़ा होता देखा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने ही परिवार को धोखा दूंगा? बैकिंग ट्यान हंसा, तुम में दम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी दुनिया में दम सबसे बेकार चीज है। शूफू, मिनिस्टर जोंग को दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। शूफू नाम के एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। पलक झपकने पर शूफू बदल गया और जोंग यांग मिंग के सामने प्रकट हुआ। उसके पेट में एक जोर का मुक्का मारा। फिर शूफू ने एक अजीब सा बड़ा मोटा कीड़ा निकाला, जबरदस्ती जोंग यांग मिंग का मुंह खोला और उसे अंदर ठूस दिया। काम हो जाने के बाद उसने लापरवाही से जोंग यांग मिंग को जमीन पर फेंक दिया। उल्टी करने के बावजूद जोंग यांग मिंग बेचारा बस उस कीड़े को अपने पेट में और गहरा जाते हुए महसूस कर सकता था।
एक क्रूर मुस्कान के साथ शूफू ने समझाया, ये एक सेंट स्निफिंग इंसेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जहर। अब ये तुम्हारे अंदर पैरासाइटिक बन गया है। 3 दिन के अंदर अगर तुम्हें एक खास खुशबू नहीं मिली तो ये कीड़ा तुम्हारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाएगा। इसके पेट के पाँव भी तुम्हारे मांस में घुसकर तुम्हारा खून चूसेंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। तो मिनिस्टर जोंग, कैसा लगा? तुम्हें बस हाँ कहना है, ये अगरबत्ती जलानी है और तुम्हारे शरीर से एक ऐसी स्मेल आएगी जिसे सेंट स्निफिंग इंसेक्ट नफरत करता है। वो तुम्हें उसके बाद परेशान नहीं करेगा। जोंग यांगमिंग जमीन पर कांपते हुए पड़ा था, बहुत ज्यादा दर्द सहते हुए भी। फिर भी रहम की भीख नहीं मांगी। वहां मौजूद लोग उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इस पूरे टाइम उसने एक चीख तक नहीं निकाली थी। बस शूफू गुस्से में चिल्लाया, ये नामुमकिन है, तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? थोड़ी देर बाद मास्टर बाइकिंग त्यान ये जानने के लिए कि जोंग यांगमिंग जिंदा है या मर गया, उसका नाम पुकारे बिना नहीं रह सका। जोंग यांगमिंग ने अपने दांत भींचे और कहा, उसके चेहरे पर नसें फूल गई थीं। अगले ही पल वो एक्चुअली खड़ा होकर चिल्लाया, लेट एम्परर ने मुझे, एक मामूली इंसान को, अपना भाई और दोस्त कहने के लिए खुद को झुकाया। अभी की एम्प्रेस बचपन से मुझे अंकल कहती आई है। ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेरा देश भी है और मेरा परिवार भी। तुम ब्लैक सोल हॉल वाले सोचते हो कि एक उंगली भर का जहरीला कीड़ा मुझे झुका देगा? तुम लोग लाफबुल हो। शूफू गुस्से में बैठ गया कि उसके तरीके इतने बेकार साबित हुए। जोंग यांगमिंग, क्या तुम सच में मौत मांग रहे हो? अपने पेट के शदीद दर्द को सहते हुए जोंग यांगमिंग एक बार फिर जोर से हंसा। मैं, जोंग यांगमिंग, घुटनों पर जीने से बेहतर खड़े होकर मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर बाइकिंग त्यान ने जोंग यांगमिंग को सरेंडर करने के लिए मनाना छोड़ दिया। बहुत अच्छे, अगर तुम मौत ही मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो इच्छा पूरी करूंगा। सियानियन, तुम्हारा स्किल इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। तुम्हारे स्लाइसेस सबसे पतले होते हैं, इसे मेरे लिए खत्म कर दो। ये सुनकर सियानियन नाम के मास्क्ड आदमी ने कुछ नहीं कहा, पर तुरंत जोंग यांगमिंग के सामने प्रकट हो गया। शोफू कुछ नाखुश होकर बुदबुदाया, ये जानते हुए कि सियानियन के होते जोंग यांगमिंग की मौत पक्की थी। कितना बोरिंग है। सियानियन की तलवार से तब एक जबरदस्त ऑरा निकली। जिंदगी और मौत के कगार पर खड़े जोंग यांगमिंग अपने आंसू नहीं रोक सका। माफ करना योर मैजेस्टी, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। लिंगा, मैं तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते नहीं देखता हूँगा। मेरी पत्नी, माफ करना, मुझे कल रात तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही जोंग यांगमिंग चुपचाप पछता रहा था, ब्लैक सोल हॉल की छत अचानक एक जोर के धमाके से टूट गई। उड़ते हुए मलबे के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई। वो आ गया था। शोटियान आसमान से उतरा, लैंड करते हुए एक ईवल किंग को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। इस जाने पहचाने फिर भी अनजान साये को देखकर और उससे निकलती हड्डियां कंपा देने वाले प्रेशर को महसूस करके जोंग यांगमिंग हैरान रह गया। आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं। शाओ ने अपना सर घुमाया और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिनिस्टर जोंग। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? अगले ही पल शाओ की आंखों से ठंडी रोशनी फूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुक को भी परेशान करने की? जैसे ही उसके शब्द गूंजे, एक जबरदस्त ताकत उमड़ पड़ी, जिसने कई ईविल किंग्स को वहीं पर खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। शाओ का चेहरा सीरियस हो गया। अगर जोंग यांगमिंग को नुकसान पहुंचाने का डर न होता तो मैं इन बेकार लोगों को सिर्फ चिल्लाकर ही क्यों मारता? और मैंने अभी अपनी वाइफ जीरोआन को भी देखा था। शाओ तियान ने फिर तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। ब्लैक सोल हॉल के मास्टर बाई किम कैन की तरफ लपका। बाई किम कैन ने डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली कर दी थी। रुको प्रिंस शाओ, जोंग यांगमिंग के अंदर एक दर्दनाक पैरासाइट है, बिना एंटीडोट के वो जरूर मर जाएगा। ये सुनकर शाओ ने जोंग यांगमिंग की तरफ अपना सर घुमाया और देखा कि वो पूरा कांप रहा है। तुम इस वक्त भी झूठ बोल रहे हो? वो दर्द में नहीं है, वो साफ साफ हैरान है। वो हैरान है क्योंकि तुमने उसे डरा दिया। जूफू ने जल्दी से समझाया, प्रिंस शाओ, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैंने ये कीड़ा डाला है। बिना एंटीडोट के वो सच में मर जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मिनिस्टर जोंग से ही पूछ लीजिए। बाकी लोग भी बीच में बोल पड़े। मिनिस्टर जोंग, प्लीज प्रिंस शाओ को समझाइए, जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल प्रिंस शाओ, जोंग यांगमिंग आपका अच्छा दोस्त और एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर है। आप उसकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकते। जोंग यांगमिंग पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग अभी अभी मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? उनकी बातें सुनकर अभी भी थोड़ा सा शक करते हुए शाओ ने आखिरकार जोंग यांगमिंग से पूछा, क्या तुम सच में मर रहे हो? जिसके जवाब में जोंग यांगमिंग ने कहा, क्या आप सच में प्रिंस शाओ हैं? शाओ ने आगे कहा, जाओलिंगर नाम की एक बच्ची ने बताया था कि जब वो 6 साल की थी तो उसका एक परेशान करने वाला डैड था जो जानबूझकर अपना चेहरा उसके तरफ करके फाट करता था।
इस पर ब्लैक सोल हॉल के सभी लोग अपनी हंसी रोकने के लिए स्ट्रगल करने लगे। जोंग यांगमिंग का सर चक्कर खा गया। प्रिंस अपनी पहचान साबित करने के लिए ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उस कमबख्त लड़की झाओलिंगर को 6 साल की उम्र से कुछ याद है? एक नए डैड का अपने बच्चे के साथ थोड़ा मजाक करने में क्या बुराई है? एक पल बाद बाइक इम्तियान शाओतियान को शांत करने के लिए आगे आया। प्रिंस शाओ, ये सब एक गलत फहमी है। शाओतियान को ये सुनकर घिन आई। क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकते हो? तुम इतने जनाने लग रहे हो, उल्टी आ रही है। बाइक इम्तियान के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। हम प्रिंस शाओ, माफ कीजिए, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। बस और बकवास नहीं, एंटीडोट लाओ। शाओतियान ने इम्पेशंस अपना हाथ हिलाया। इस पर शिवफुए एक लैंप निकाला, जिससे हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। जोंग यांगमिंग ने गहरी सांस ली, जैसे कि वो पानी में वापस लौटी हुई मछली हो।